नमस्कार। आज हम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 अब आते हैं इस पर कि कौन से काम असल में इस कानून के तहत अपराध हैं। इसमें कई अलग अलग तरह के कामों का जिक्र लगता है। हाँ, कुछ मुख्य श्रेणियों को समझना जरूरी है। एक तो है सीधे सीधे रिश्वत लेना। जैसे धारा 7 कहती है कि अगर कोई लोक सेवक अपना फर्ज निभाने के लिए या किसी के पक्ष या विपक्ष में काम करने या ना करने के लिए अपनी तनख्वाह के अलावा कोई और फायदा, जिसे रिश्वत कह सकते हैं, लेता है, लेने की कोशिश करता है या लेने पर राजी होता है, तो ये अपराध है। और अगर कोई लोक सेवक नहीं है लेकिन वो किसी अफसर को गलत तरीके से प्रभावित करने के लिए पैसे ले रहा है, क्या वो भी दायरे में है? उसके लिए भी प्रावधान है, बिल्कुल। धारा 8 ऐसे लोगों पर लागू होती है जो किसी लोक सेवक पर भ्रष्टाचार या गैर कानूनी तरीकों से असर डालने के लिए खुद या किसी और के लिए रिश्वत लेते हैं। इसी तरह धारा 9 में निजी प्रभाव मतलब पर्सनल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करने के लिए रिश्वत लेना भी अपराध है। ये एक तरह से दलाली या मिडलमैन वाली भूमिका को टारगेट करता है। एक और दिलचस्प बात है धारा 11 में कि अगर कोई लोक सेवक किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका सरकारी कामकाज में वास्ता रहा हो या पड़ सकता हो, कोई कीमती चीज मुफ्त में या बहुत कम दाम पर ले लेता है, ये कैसे काम करता है? हाँ, ये भी अपराध है। अगर उसके लिए कोई वाजिब वजह या कीमत, जिसे कंसिडरेशन कहते हैं, ना दी गई हो। इसका मकसद ये रोकना है कि लोक सेवक अपने पद का फायदा उठाकर लोगों से तोहफे या सस्ती चीजें ना लेते रहें, भले ही उस वक्त कोई काम करवाने का सीधा वादा ना भी हो। और फिर आती है धारा 13 जिसमें आपराधिक कदाचार यानी क्रिमिनल मिसकंडक्ट की बात कही गई है। ये शब्द सुनने में ही काफी गंभीर लगता है। इसमें क्या क्या शामिल है? ये वाकई एक व्यापक धारा है। इसमें कई तरह के गलत काम आते हैं। जैसे अगर कोई लोक सेवक बार बार मतलब हैबिचुअली रिश्वत लेता है, या बार बार बिना सही कीमत दिए कीमती चीजें लेता है, या फिर अगर वो अपने अधिकार में सौंपी गई सरकारी संपत्ति का बेईमानी से गबन मिसएप्रोप्रिएशन करता है या किसी और को करने देता है। मतलब सीधे पैसा लेना ही नहीं, पद का दुरुपयोग करके फायदा उठाना भी इसमें शामिल है। बिल्कुल। धारा 13(1)(d) इसी की बात करती है। अगर कोई लोक सेवक भ्रष्ट या गैर कानूनी तरीकों से या अपने पद का दुरुपयोग करके खुद के लिए या किसी और के लिए कोई कीमती चीज या आर्थिक फायदा पिक्यूनियरी एडवांटेज हासिल करता है, तो ये आपराधिक कदाचार है। इसमें यह भी शामिल है कि अगर वो बिना किसी जनहित के सिर्फ किसी व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए अपने पद का इस्तेमाल करे। और वो सबसे चर्चित मामला आय से अधिक संपत्ति वाला, जिसे धारा 13(1)(e) कहते हैं, ये अक्सर सुनने में आता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई लोक सेवक या उसकी तरफ से कोई और व्यक्ति ऐसी संपत्ति या पैसे का मालिक पाया जाता है जो उसकी ज्ञात आय के स्रोत मतलब नोन सोर्सेज ऑफ इनकम से कहीं ज्यादा है, और वो लोक सेवक ये समझा नहीं पाता कि ये अतिरिक्त संपत्ति आई कहाँ से, तो ये भी आपराधिक कदाचार माना जाएगा। यहाँ ज्ञात आय के स्रोत का क्या मतलब है? क्या मतलब है ज्ञात? थोड़ा और बताएंगे? हाँ, कानून धारा 13 का स्पष्टीकरण कहता है कि इसका मतलब है कानूनी तरीके से कमाई गई आय जिसकी जानकारी लोक सेवक ने उस समय लागू नियमों के तहत विभाग को दी हो, यानी छुपाई हुई या बेनामी आय नहीं। ये तो कई तरह के अपराध हो गए। इनके लिए सजा भी तय होगी। अंदाजन कितनी सजा हो सकती है इन मामलों में? हाँ, सजा का प्रावधान है। जो सीधे रिश्वत लेने जैसे धारा 7 या कीमती चीज लेने धारा 11 जैसे अपराध हैं, या रिश्वत लेकर प्रभाव डालने धारा 8, 9 या उकसाने धारा 12 जैसे मामले हैं, उनमें न्यूनतम 6 महीने से लेकर 5 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। अच्छा, और आपराधिक कदाचार के लिए जो धारा 13 में है वो ज्यादा गंभीर लग रहा है। उसके लिए सजा भी ज्यादा है। सही का, धारा 13(2) के तहत न्यूनतम 1 साल से लेकर 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। और अगर कोई बार बार अपराध करता है मतलब हैबिचुअल ऑफेंडर है, जैसे धारा 8, 9 या 12 के तहत, तो धारा 14 के अनुसार उसे कम से कम 2 साल और अधिकतम 7 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। यहां तक कि अपराध करने की कोशिश अटेम्प्ट पर भी सजा है। जुर्माना लगाते समय क्या अदालत ये देखती है कि कितने का गबन हुआ या कितना फायदा उठाया गया? हाँ, धारा 16 कहती है कि जुर्माना तय करते समय अदालत इस बात का ध्यान रखेगी कि आरोपी ने कितना आर्थिक लाभ उठाया है या संपत्ति का कितना नुकसान किया है। खासकर आय से अधिक संपत्ति वाले मामले में उस संपत्ति का मूल्य ध्यान में रखा जाएगा जिसका हिसाब नहीं दिया जा सका। इतने गंभीर अपराधों की सुनवाई क्या आम अदालतों में होती है या इसके लिए कोई खास व्यवस्था है? इसके लिए खास व्यवस्था है। धारा 3 के तहत
केंद्र और राज्य सरकारें इन मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीशों यानी स्पेशल जजेस की नियुक्ति करती हैं। ये जज आमतौर पर सेशन जज या एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज के स्तर के होते हैं। इन विशेष जजों को क्या कुछ खास अधिकार मिले हैं आम जजों से अलग? हाँ, कुछ महत्वपूर्ण अधिकार हैं। धारा 5 के मुताबिक वे मामले का सीधे संज्ञान ले सकते हैं, मतलब टेक कॉग्निजेंस डायरेक्टली। इसका मतलब है कि मामला किसी मैजिस्ट्रेट कोर्ट से होकर उन तक आने, जिसे कमिटल कहते हैं, उसकी जरूरत नहीं होती, जिससे प्रक्रिया तेज होती है। वे वारंट मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया अपनाते हैं, जो ज्यादा विस्तृत होती है। और सुनवाई की रफ्तार, क्या ये मामले भी सालों साल चलते हैं या तेजी लाने का कोई प्रावधान है? कानून की मंशा तो तेजी लाने की है। धारा 4(4) कहती है कि विशेष न्यायाधीश को कोशिश करनी चाहिए कि मामले की सुनवाई रोजाना डे टू डे बेसिस पर हो। इसके अलावा विशेष जज के पास माफी देने यानी ग्रांट पार्डन का भी अधिकार है। धारा 5(2) के तहत अगर कोई आरोपी या गवाह मामले से जुड़ी पूरी और सच्ची जानकारी देने को तैयार हो, जैसा सीआरपीसी में होता है, ये सच सामने लाने में मददगार हो सकता है। क्या ये विशेष जज छोटे मामलों में फटाफट फैसला सुनाने के लिए संक्षिप्त सुनवाई मतलब समरी ट्रायल भी कर सकते हैं? हाँ, धारा 6 उन्हें कुछ मामलों में संक्षिप्त सुनवाई की शक्ति देता है। इसमें प्रक्रिया थोड़ी छोटी होती है, लेकिन इसकी एक सीमा है। संक्षिप्त सुनवाई में वे अधिकतम 1 साल की सजा ही दे सकते हैं। और अगर सुनवाई के दौरान जज को लगे कि मामला गंभीर है या सजा 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए, तब क्या? पारा पुलाकर पूरी विस्तृत प्रक्रिया जो वारंट मामले वाली है, उसके अनुसार सुनवाई करेंगे। ऐसा लिखित में कारण दर्ज करने के बाद ही किया जा सकता है। ये सुनिश्चित करता है कि न्याय के साथ कोई समझौता ना हो। ये तो हुई सुनवाई की बात। अब आते हैं जांच पे। हाँ। इन मामलों की जांच कौन करता है? क्या कोई भी थानेदार जांच शुरू कर सकता है? नहीं, यहाँ भी नियम है ताकि पावर का गलत इस्तेमाल ना हो। धारा 17 में बताया गया है कि किस रैंक का पुलिस अधिकारी जांच कर सकता है। जैसे दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट यानी सीबीआई की एक विंग समझ लीजिए, उसके मामले में इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का अधिकारी जांच नहीं करेगा। और दिल्ली के बाहर जैसे मुंबई या दूसरे शहरों में? मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, अहमदाबाद जैसे महानगरों में सहायक पुलिस आयुक्त यानी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एसीपी रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं, और बाकी जगहों पर पुलिस उपाधीक्षक यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी या उसके बराबर के रैंक से नीचे का अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश की जांच नहीं कर सकता। इसमें एक और खास बात है, आय से अधिक संपत्ति वाला मामला जो धारा 13 नंबर 1 में है, जो काफी संवेदनशील होता है। इसकी जांच पुलिस अधीक्षक यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी रैंक से नीचे का अधिकारी बिना एसपी के आदेश के नहीं कर सकता। ये जांच की गंभीरता और वरिष्ठता सुनिश्चित करता है। और आजकल तो सारे लेन देन बैंकों से होते हैं। क्या जांच अधिकारी बैंक खातों की जांच कर सकते हैं? इसकी क्या व्यवस्था है? हाँ, धारा 18 जांच अधिकारी को ये अधिकार देती है। अगर उन्हें लगता है कि जांच के लिए बैंक के खाते, बैंकर्स बुक्स देखना जरूरी है, तो वे संबंधित व्यक्ति के खातों की जांच कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर एंट्री की प्रमाणित कॉपी ले सकते हैं। बैंक को इसमें सहयोग करना होता है। क्या बैंक खातों की जांच कोई भी जांच अधिकारी कर सकता है या यहाँ भी कोई रैंक का बंधन है? नहीं, यहाँ भी रैंक का ध्यान रखा गया है। एसपी रैंक से नीचे का पुलिस अधिकारी बैंक खातों की जांच की शक्ति का इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकता जब तक उसे एसपी या उससे ऊंचे रैंक के अधिकारी से विशेष अनुमति न मिली हो। ये एक तरह से व्यक्तिगत गोपनीयता और जांच की जरूरत के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। जांच के बाद जब मामला अदालत में ले जाने की बारी आती है, तो क्या किसी लोक सेवक पर मुकदमा चलाने से पहले सरकार या विभाग से इजाजत लेनी पड़ती है, जिसे मंजूरी या सैंक्शन कहते हैं? वो क्या है? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो धारा 19 में दी गई है। किसी लोक सेवक पर धारा 7 रिश्वत, 10, 11 कीमती चीज लेना, 13 आपराधिक कदाचार और 15 प्रयास जैसे अपराधों के लिए मुकदमा चलाने से पहले उसे नियुक्त करने वाले या हटाने में सक्षम प्राधिकारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से पूर्व मंजूरी लेना अनिवार्य है। ये सक्षम प्राधिकारी कौन होता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार या कोई और? ये इस पर निर्भर करता है कि लोक सेवक किसके अधीन काम करता है। अगर वो केंद्र सरकार के अधीन है तो केंद्र सरकार,
अगर राज्य सरकार के अधीन है तो राज्य सरकार, और अगर कोई और अथॉरिटी उसे हटाने के लिए सक्षम है, जैसे किसी स्वायत्त निकाय में, तो वो अथॉरिटी मंजूरी देगी। लेकिन अगर मंजूरी लेने में कोई तकनीकी गलती हो जाए या मान लीजिए मंजूरी ली ही नहीं गई, तो क्या पूरा केस ही खत्म हो जाता है? कई बार सुनते हैं कि ऐसे मामले अटक जाते हैं। धारा 19(3) इस पर रोशनी डालती है। वो कहती है कि सिर्फ मंजूरी में कोई तकनीकी गलती, कमी या अनियमितता होने के आधार पर ही अदालत के फैसले को अपील या रिवीजन में पलटा नहीं जाएगा। ऐसा तभी होगा जब अदालत को लगे कि उस गलती की वजह से वास्तव में न्याय नहीं हो पाया है, मतलब फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है। यानी सिर्फ टेक्निकल नुक्ते पर केस खारिज नहीं होगा अगर अपराध साबित हो रहा है। ये एक जरूरी संतुलन लगता है, लोक सेवक को बेवजह परेशानी से बचाना और न्याय सुनिश्चित करना। एक और बहुत दिलचस्प प्रावधान है उपधारणा यानी प्रिजम्पशन का, जो धारा 20 में है। ये क्या भला है? ये कैसे काम करता है? ये सबूत के कानून के लिहाज से बहुत शक्तिशाली प्रावधान है। हाँ? धारा 20(1) कहती है कि अगर किसी लोक सेवक पर धारा 7 या 11 के तहत मुकदमा चल रहा है और ये साबित हो जाता है कि उसने अपनी कानूनी तनख्वाह के अलावा कोई रिश्वत या कीमती चीज ली है, तो अदालत ये मानकर चलेगी कि उसने वो चीज गलत इरादे, मोटिव या इनाम, रिवॉर्ड के तौर पर ही ली है। अच्छा, तो इसका मतलब सबूत का बोझ, बर्डन ऑफ प्रूफ, अब आरोपी पर आ गया कि वो साबित करे कि उसने ये चीज रिश्वत के तौर पर नहीं ली थी। बिल्कुल। अब ये आरोपी लोक सेवक को साबित करना होगा कि उसने वो पैसा या चीज किसी और वैध कारण से ली थी, न कि रिश्वत के तौर पर। यह भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन के लिए एक बड़ी मदद है, क्योंकि किसी के मन का इरादा साबित करना बहुत मुश्किल होता है। क्या ये हर छोटी मोटी चीज पर लागू हो जाता है? मान लीजिए किसी ने खुशी से 50 रुपए की मिठाई दे दी। इसमें भी कानून में थोड़ी गुंजाइश रखी गई है। धारा 20(3) कहती है कि अगर अदालत को लगता है कि ली गई चीज इतनी मामूली, ट्रिवियल है कि उससे भ्रष्टाचार का नतीजा निकालना ठीक नहीं होगा, तो वो इस उपधारणा को लागू करने से मना कर सकती है। एक और सवाल, क्या आरोपी लोक सेवक खुद अपने बचाव में गवाही दे सकता है, कोर्ट में अपनी बात कह सकता है? हाँ, धारा 21 ये साफ करती है कि आरोपी व्यक्ति अपने बचाव के लिए एक सक्षम गवाह, कॉम्पिटेंट विटनेस है और शपथ लेकर गवाही दे सकता है। वो अपनी बात रख सकता है। लेकिन क्या उसे गवाही देने के लिए मजबूर किया जा सकता है? और अगर वो चुप रहना चाहे तो उसका क्या असर होगा? नहीं, उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। ये उसका अधिकार है कि वो गवाही देना चाहता है या नहीं। और अगर वो गवाही नहीं देता है तो इस आधार पर उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की जा सकती, न ही कोई अनुमान, प्रिजम्पशन लगाया जाएगा कि वो दोषी है। ये अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, एक आखिरी बात जो ध्यान खींच रही है वो है धारा 24, जो रिश्वत देने वाले के बारे में है। क्या रिश्वत देना भी अपराध है? हाँ, रिश्वत देने के लिए उकसाना यानी अबेटमेंट धारा 12 के तहत दंडनीय है। लेकिन धारा 24 एक खास छूट देती है। वो क्या है? किस तरह की छूट? ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के खिलाफ चल रही कार्यवाही में ये बयान देता है कि उसने उस लोक सेवक को रिश्वत या कोई कीमती चीज दी थी या देने की पेशकश की थी, तो सिर्फ इस बयान के आधार पर उस व्यक्ति यानी रिश्वत देने वाले पर धारा 12 उकसाने के अपराध के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। ये तो दिलचस्प है। इसका मकसद क्या हो सकता है? क्या ये रिश्वत देने को बढ़ावा नहीं देगा? भ्रष्टाचार के मामलों में सबूत जुटाना आसान बनाना। कई बार रिश्वत देने वाला ही मुख्य गवाह होता है। अगर उसे खुद पर मुकदमे का डर रहेगा तो शायद वो कभी सामने ही ना आए। ये छूट उसे गवाही देने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है ताकि बड़े भ्रष्ट अधिकारी को पकड़ा जा सके। ये एक तरह की रणनीतिक छूट है, पूरी तरह से माफी नहीं। तो कुल मिलाकर इस चर्चा से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की एक मोटी तस्वीर सामने आती है। लोक सेवक का व्यापक दायरा, कई तरह के भ्रष्ट कामों को अपराध मानना, सुनवाई के लिए विशेष जज, जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की जरूरत और मुकदमा चलाने से पहले मंजूरी की शर्त। और साथ ही कुछ खास कानूनी दांव पेच, जैसे कि रिश्वत साबित होने पर उपधारणा का नियम जो सबूत का बोझ पलट देता है, और गवाही को प्रोत्साहित करने के लिए रिश्वत देने वाले को कुछ हद तक सुरक्षा देना। ये दिखाता है कि कानून बनाने वालों ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कई पहलुओं पर सोचा है। ये तो साफ है कि ये कानून भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक मजबूत, हालांकि जटिल ढांचा मुहैया कराता है। निश्चित रूप से ये पब्लिक लाइफ में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की एक गंभीर कोशिश है,
जिसमें प्रक्रियात्मक सुरक्षाओं और सबूत जुटाने की चुनौतियों का भी ध्यान रखने का प्रयास किया गया है। चलिए, श्रोताओं के लिए एक विचारणीय बिंदु छोड़ते हैं। किसी भी समाज के लिए भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को कितना सख्त होना चाहिए, खासकर जब कानून में उपधारणा जैसे प्रावधान हो जो निर्दोष जब तक दोषी साबित न हो के सिद्धांत को चुनौती देते दिख सकते हैं। सख्ती और व्यक्ति के अधिकारों के बीच सही संतुलन कैसे बने, इस पर सोचा जा सकता है।